Hello students, I'm going to start your new chapter today, future simple tense। अभी तक कहाँ आप लोग प्रेजेंट के चारों और पास्ट के चारों टेंस कर चुके हैं। आज मैं फ्यूचर सिंपल शुरू करने जा रहा हूँ। लेट्स सी हाउ इट इज़। सबसे पहले तो आप यूज़ देख लें, फ्यूचर सिंपल का यूज़ क्या होता है कि इसका यूज़ किया जाता है सिंपल फ्यूचर व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब आप कोई बात बोल रहे हो और उसी टाइम आपने आने वाले टाइम के अंदर कोई वर्क स्टार्ट करना है, तो हम उसके लिए फ्यूचर सिंपल का यूज़ करते हैं। तो विदाउट डिसाइडिंग अबाउट द फ्यूचर, रैंडमली जब आप कोई बात बोल देते हो कि हम हाँ मैं ये काम करूँगा, फ्यूचर के अंदर करूँगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, फ्यूचर सिंपल का यूज़ करेंगे। और इसका बेसिक जो फॉर्मूला होता है अफर्मेटिव का, वो क्या है, सब्जेक्ट सबसे पहले यूज़ करते हैं। हम सभी को पता है सभी सेंटेंसेस के अंदर एक ही बात बोली जाती है, शुरू के अंदर सब्जेक्ट और बाद के अंदर ऑब्जेक्ट का यूज़ या उस अदर कोई भी हो उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में शैल या विल में से कोई एक और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर शैल और विल में से भी आजकल विल का बहुत ज़्यादा यूज़ है। वैसे हम क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ में, फर्स्ट पर्सन कौन से, आई और वी, इनके साथ में शैल का यूज़ करते हैं। और सेकंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं, जितने भी सभी सब्जेक्ट्स होंगे जो फर्स्ट और सेकंड सॉरी थर्ड, सेकंड और थर्ड पर्सन के अंदर होंगे, उनके साथ हम विल का यूज़ करेंगे। तो हम थोड़ा क्लियरली आगे समझेंगे कि शैल का यूज़ कहाँ पर होता है और विल का कहाँ पर। आजकल विल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो विल के अकॉर्डिंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, वो देख लीजिए आप कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल में से एक और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए, आई शैल राइट अ लेटर, देखिए यहाँ पर शैल और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई शैल राइट अ लेटर। दूसरा सेंटेंस है, we shall go to school, he will help me, they will solve the question। देखो आई और वी दोनों के साथ मैंने shall का यूज़ किया है, और ही थर्ड पर्सन है, दे थर्ड पर्सन, इनके साथ मैंने will का यूज़ किया है। तो ये तो था हमारा अफर्मेटिव फॉर्मूला, यानी कि सब्जेक्ट साथ में shall या will में से कोई एक, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे अदर्स में से कोई भी, और फुल स्टॉप लगाना है। अब चलेंगे हम इसका नेक्स्ट जो नेगेटिव पार्ट है उसको देखेंगे। नेगेटिव पार्ट में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आपको पता है, शैल या विल में से कोई एक, साथ में क्या लग जाएगा, उस हेल्पिंग वर्ब। शैल विल को हम ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ऑक्सिलरी बोला जाता है। इसके साथ में नोट का यूज़, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे एग्जांपल एक दे रखा है, शॉर्ट में करते हैं, ही विल नॉट हेल्प मी। थर्ड है हमारे पास इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव क्या है, इंटरोगेटिव यहाँ पर इंटरोगेटिव के अंदर यस, यस और नो टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं, जिनका आंसर सिर्फ यस या नो में दिया जाता है, वही डिस्कस करेंगे हम एक बार के लिए। तो जिनका आंसर यस या नो में होता है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, इंटरोगेटिव बनाने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए शैल या विल को शुरुआत में रखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और बाकी बचा हुआ पार्ट ऑब्जेक्ट हो या कुछ भी हो। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना, क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल दे रखा है, विल यू हेल्प मी। उसके बाद में लास्ट पार्ट है इसका चौथा, इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि इंटरोगेटिव भी है और उसके साथ साथ में उसमें नोट लगाकर उसको नेगेटिव बनाया जाएगा। जैसे कि शैल या विल का शुरुआत में यूज़, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट लग जाएगा, फिर उसके बाद में वर्ब आएगी, और वर्ब के बाद में जो भी बाकी बचा हुआ सेंटेंस है वो, और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है एक, विल दे नोट सॉल्व द क्वेश्चन। हमने चारों पार्ट किए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये चारों पार्ट किए हैं। इन चारों के आप सेंटेंस आगे एग्जांपल्स मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा उसमें करोगे। लेकिन इसके अलावा जो
यूज़ है सिंपल फ्यूचर टेंस का वो किस प्रकार से होता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस कैन बी इन एनी ऑफ द बिलो मेंशन फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हम वहाँ पर विल का यूज़ कर रहे हैं या वहाँ पर हम शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, या फ्यूचर सिंपल को शो करने के लिए हम इज एम आर भी लगाते हैं और साथ में गोइंग टू का यूज़ करते हैं, गोइंग टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दूं आपको, एग्जांपल है कि आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू, ऊपर लिख देता हूँ, ओपन अ शॉप। मैं एक दुकान खोलने जा रहा हूँ, यानी कि वो डिसाइड कर रहा है, रैंडमली डिसाइड किया उसने। तो हम क्या है, नियर फ्यूचर के बारे में जो इंटेंशन होता है, इंटेंशन को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, गोइंग टू का यूज़ करते हैं। इंटेंशन होता है इरादा, इरादे को शो करने के लिए नियर फ्यूचर के बारे में, तो हम क्या करेंगे, गोइंग टू का यूज़ करते हैं उस सेंटेंस के अंदर। तो यहाँ पर देखेंगे आगे हम इनके डिफरेंस देखेंगे कि विल का यूज़ कहाँ पर होगा, शेल का कहाँ पर होगा, या इज एम आर के साथ गोइंग टू का कहाँ पर होगा। लेट्स सी, ये क्वेश्चंस आपके आने वाली एक्सरसाइज में होंगे। देखिए सबसे पहले है यूज़ ऑफ विल। विल के साथ वर्ब फंसूँ कब यूज़ करते हैं, आई विल व्हेन वी डिसाइड। आई के साथ विल, देखो फर्स्ट पर्सन के साथ इसने विल का यूज़ किया है। कब करते हैं, व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बोलते समय कोई, अगर हमने डिसाइड किया कोई काम करने के लिए, तो हम क्या आई के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल का यूज़ कर लेंगे। जैसे मिस्टर कुमार इज़ अ गुड टीचर, एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मिस्टर कुमार के अच्छे टीचर हैं। आई विल स्पीक टू हिम अबाउट माई ट्यूशन, मैं उससे अपने ट्यूशन के बारे में बात करूँगा। फिर है इट इज़ यूज टू ऑफर टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, ऑफर करने के लिए भी हम विल का यूज़ करते हैं। जैसे आई विल हेल्प यू, किसी को सहायता के लिए ऑफर कर रहे हो आप, तो विल का यूज़ कर लिया। फिर थर्ड पॉइंट है इसका, इट इज़ यूज टू प्रोमिस टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, प्रोमिस करने के लिए भी हम विल का यूज़ करते हैं। आई विल ब्रिंग योर बुक टुमारो, किसी से प्रोमिस कर रहे हो तो हम विल का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, शैल का यूज़। शैल का यूज़ कैसे है, शैल इज़ नॉट कॉमन इन द मॉडर्न इंग्लिश। वो कह रहा है कि आजकल की कॉमन मॉडर्न इंग्लिश के अंदर शैल का बहुत कम यूज़ किया जाता है। तो जब मोस्टली यूज़ किया जाता है तब कैसे करते हैं, आस्किंग क्वेश्चंस या सीकिंग परमिशन, क्वेश्चन पूछने के लिए या परमिशन पूछने के लिए किसी की, हम क्या फर्स्ट पर्सन के साथ भी शैल का यूज़ करते हैं। एंड प्लूरल, जब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ में हम क्या करेंगे, शैल का यूज़ करेंगे। फिर पुटिंग अप एनी प्रपोजल, किसी से प्रपोजल, किसी के सामने प्रस्ताव रखते हैं, प्रपोजल करते हैं, तो तब भी हम क्या करते हैं, शैल का यूज़ करते हैं विद फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल के साथ। जैसे एग्जांपल देखिए, शैल आई स्टार्ट द लेसन, परमिशन पूछी जा रही है, शैल आई स्टार्ट, क्या मैं लेसन स्टार्ट करूं। शैल वी ईट इन द रेस्टोरेंट, प्रपोजल, क्या हम रेस्टोरेंट के अंदर भोजन करें, प्रपोजल किया जा रहा है सामने वाले से। उसके बाद में आवर टीम नीड्स 2 रन्स टू विन, हमारी टीम को 2 रन की ज़रूरत है जीतने के लिए। इट शैल विन द मैच, ये मैच जीत जाएगी टुनाइट, आज रात। प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर संभावना को शो कर रहा है शैल के द्वारा। ठीक है, ये था शैल का यूज़। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि कब यूज़ करते हैं, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इज एम आर के साथ में गोइंग टू। यानी कि शैल विल तो सेम है, आप वो ज़्यादा मैटर नहीं करता वहाँ पर। डिफरेंस कहाँ पर आता है, इन दोनों में, विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके अलावा इज एम आर के साथ में गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट में से कौन सा यूज़ करना है, वो मैटर करता है सबसे ज़्यादा। वो देखेंगे आप लोग।
देखिए इन मैनी केसेस, ये कह रहा है कि बहुत से केसेस में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ साथ में इज एम आर गोइंग टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैन रिप्लेस ईच अदर। कई केसेस में तो ये होता है कि एक दूसरे को रिप्लेस कर देती हैं, ज़्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं ओनली वन ऑफ देम कैन बी यूज्ड, उनमें से सिर्फ एक ही यूज़ किया जा सकता है। इन सर्टेन अदर्स केसेस वन ऑफ देम इज़ मोर अप्रोप्रिएट दैन द अदर, कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे से ज़्यादा अप्रोप्रिएट या सूटेबल, आप कह सकते हो सूटेबल होता है। द डिफरेंस इन देयर यूज लाइज इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। नीचे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो देखने के लिए। अब देखिए शैल विल का यूज़ इमीडिएट फ्यूचर के लिए करते हैं और डिस्टेंट फ्यूचर के लिए गोइंग टू का यूज़ करते हैं। कैसे देखिए, द एक्शन दैट इज़ डन इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो एक्शन बोलते समय तुरंत बाद में किया जाए, करना हो फ्यूचर के अंदर, तो उसके लिए हम विल या शैल के साथ आई एन जी सॉरी विल या शैल के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर द एक्शन दैट इज़ डन आफ्टर सम टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के कुछ टाइम बाद अगर आपने एक्शन करना है तो कंसिडरेबल टाइम गैप बिटवीन स्पीकिंग एंड डूइंग ऑफ द एक्शन, तो बोलना और बोलने के बाद में एक्शन को करने के बीच में का जो टाइम होता है वो काफ़ी गैप हो जाता है, उसके अंदर गैप होता है। इसलिए हम वहाँ पर हम क्या है गोइंग टू का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले, आई एम गोइंग टू ओपन अ शॉप। ऐसा नहीं है कि वो अभी शॉप को खोलने जा रहा है, यानी कि आने वाले समय में फ्यूचर में कुछ टाइम लेकर वो अपनी शॉप को, वहाँ पर नई शॉप को खोलेगा। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स। देखिए एग्जांपल फर्स्ट क्या है, टेलीफोन इज रिंगिंग एंड आई विल रिसीव इट। वो कहता है टेलीफोन क्या रिंगिंग हो रही है, तो वो उसने डिसाइड किया, तुरंत डिसाइड किया कि वो उसको रिसीव करेगा, तो इसलिए विल का यूज़। सेकंड, अब इसी के सामने एक एग्जांपल है, आफ्टर फिनिशिंग माय स्टडीज़, जब मैं अपनी स्टडी पूरी कर लूँ, यानी कि अभी तक पूरी नहीं हुई उसकी स्टडी, वो पूरी करने के बाद आई एम गोइंग टू लुक फॉर ए जॉब, तो इसका इरादा क्या है कि वो जॉब की तलाश करेगा। अभी तुरंत तलाश नहीं कर रहा, जब उसकी स्टडी पूरी हो जाएगी उसके बाद में आई एम गोइंग टू, तो इसका इंटेंशन है, इरादा है। तो इसको दूसरे तरीके से बोला गया, आफ्टर फिनिशिंग माई स्टडीज़ आई विल लुक फॉर अ जॉब, तो आई विल लुक फॉर ए जॉब, मैं तलाश करूँगा, ऐसे लिखा जा सकता है। लेकिन देखिए, ओ द बेल हैज़ गॉन, द टीचर विल कम एंड टीचर्स। देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए, बेल हैज़ गॉन, घंटी पूरी होगी, इसका मतलब क्या है, टीचर अब क्या है तुरंत ही क्लास में आ सकते हैं और हमें पढ़ाएंगे, तो उनका आने की संभावना ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है, विल का यूज़ किया है, द टीचर विल आएंगे क्लास में, क्योंकि घंटी पूरी हो चुकी है, बज चुकी है। अब देखिए, आई एम गोइंग टू लीव दिस प्लेस ओनली आफ्टर द चिल्ड्रन हैव ग्रोन अप, तो वो कहता है कि मैं कब इस जगह को छोड़कर जाऊंगा, जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, ग्रोन अप हो जाएंगे। तो अभी उसने डिसाइड किया है फ्यूचर, उस फ्यूचर के आने में काफ़ी टाइम है, इसलिए हम गोइंग टू का यूज़ करेंगे। ये आपके मैटर था आज के लिए फ्यूचर के बारे में। पहले सबसे पहले तो आप वो देखेंगे कि चारों अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव चारों को, उसके बाद में डिफरेंस क्या है इमीडिएट फ्यूचर और डिस्टेंट फ्यूचर के अंदर, वो उसके बारे में भी आप डिस्कस करेंगे, देख लेंगे इमीडिएट फ्यूचर और डिस्टेंट फ्यूचर के बारे में। ओके, दैट्स ऑल। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर शो करूँगा, वो आप देख लेंगे। वेट अ मिनट। इस एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बाकी के बिल्कुल सिंपल हैं, वो आप खुद करेंगे। इस एक्सरसाइज में से कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपने करना है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर के अंदर आंसर देना है विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लूज। नीचे क्लूज दे रखे हैं जो कि बोल्ड लेटर्स हैं उनके अंदर, तो उनकी सहायता से आपने क्या करना है। पहला एग्जांपल भी दे रखे देखेंगे, व्हेन डू यू प्लान टू विजिट आरती,
तो उसने क्वेश्चन पूछा कि व्हेन डू यू प्लान टू विजिट आरती, आरती को विजिट करने का प्लान आपका कब का है, व्हेन का है, तो उसने आंसर दिया इवनिंग, इवनिंग का यूज़ करना है। तो आपने क्या करना है, तो यू को चेंज करेंगे इसमें आई में, फिर क्या करेंगे विल का यूज़, आई विल विजिट, आरती के लिए हर का यूज़ कर दिया, आप आरती भी लिख सकते हो, आई विल विजिट आरती इन द इवनिंग, ऐसे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट, हाउ विल यू रीच होम, तो उसने बोला है अ टैक्सी और रिक्शा, तो घर पर कैसे पहुंचेगा, या तो टैक्सी से या रिक्शा से, तो यू को चेंज करेंगे आई में, आई विल रीच होम बाई ए टैक्सी और रिक्शा, इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, हु विल बी द टू रिसीव यू, हु का आंसर इसने दे रखा है माई अंकल और आंट, दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो हम हु को हटा देंगे, आंसर लिख देंगे माई अंकल और आंट विल बी देयर टू रिसीव, यू की जगह मी आ जाएगा, क्योंकि आंसर दे रहे हो, यू की जगह आप क्या करोगे, मी यूज़ करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हेन, कब तक, डू यू थिंक यू कैन फिनिश द पेंटिंग, पेंटिंग कब तक फिनिश कर सकते हो, तो उसने बोला दिस इवनिंग, तो यू को चेंज करेंगे आई में, आई, यहाँ पर आप इतना छोड़ दो थिंक तक के लिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आंसर, यू को चेंज करेंगे आई में, आई विल फिनिश द पेंटिंग दिस इवनिंग, आई विल फिनिश द पेंटिंग दिस इवनिंग। नेक्स्ट है व्हाट टाइम विल द मैच स्टार्ट, कब स्टार्ट होगा, तो उसने आंसर दिया 10 AM शार्प, तो व्हाट टाइम को हटा देंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, द मैच विल स्टार्ट एट 10 AM शार्प, शार्प का मतलब तुरंत से है, इमीडिएटली। नेक्स्ट है डू द स्टूडेंट्स नो ऑफ द प्लान्स, क्या स्टूडेंट्स प्लान के बारे में जानते हैं, तो आंसर देना है यस या नो में, तो एक्चुअल में आंसर क्या दे रखा है यहाँ पर, टीचर टेल देम आफ्टर असेंबली, तो हमारा श्योर है कि बच्चों को प्लान के बारे में पता नहीं, क्योंकि टीचर उनको बताएंगे, तो हम आंसर नो में देंगे, नो द स्टूडेंट्स डोंट नो द प्लान्स, पहले तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल में बना देंगे आंसर, नो द स्टूडेंट्स डोंट नो द प्लान, फुल स्टॉप, फिर आगे लिखेंगे द टीचर विल टेल देम आफ्टर असेंबली, द टीचर विल टेल देम आफ्टर असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट वन, 6 नंबर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल गो फॉर द कैंप, तो कितने स्टूडेंट जाएंगे, वो कहता है आई थिंक अबाउट 30, तो वो कहता है लगभग 30, तो आई थिंक से आंसर शुरू करेंगे, आई थिंक 30 students will go for the camp, I think 30 about 30 sorry about 30 students will go for the camp, इतना ही, बाकी की एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल है, वो आप खुद लोग करेंगे अच्छी तरह से समझने के बाद में। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।